अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अपना सोशल साइंस का सैंपल पेपर। ठीक है, इसकी बाइफरफिकेशन जो थी मार्क्स की वो हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल भी हैं और आपको हमने ये पेपर भेजा भी था। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है इसकी। सबसे पहले तो इसका कोड देख लीजिए। इसका कोड है 213। 3 घंटे का पेपर होता है। उसके अलावा ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें कुछ हिदायतें दे रखी हैं आपको। इस क्वेश्चन पेपर में 51 क्वेश्चंस हैं, 51 सवाल है, सारे जरूरी हैं, कंपलसरी, कोई छोड़ नहीं सकते आप। दूसरी बात, सबके मार्क्स जो हैं वो उसके आगे लिखे हुए हैं। यहां पर हम आ जाते हैं सेक्शन 1 पर, सेक्शन ए, जिसमें आपके 20 सवाल है। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। 20 सवाल हैं, 1 मार्क्स के और एमसीक्यू वाले हैं, यानी कि उनके आंसर्स आपको दिए गए होंगे कुछ गलत जवाबात के साथ। आपको उसमें से सही जवाब ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद 21 से 35 जो है वो आपके 2 मार्क्स के हैं और इसको उन्होंने बांटा है 2 हिस्सों के अंदर। तो यानी कि अगर आप देखें तो आपके कितने सवालात यहां पर बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको हेल्प दे रखी है, चॉइस दे रखी है। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी आपका 36 to 41, ये वेरी शॉर्ट है। इसका आपकी टाइम वर्ड लिमिट है 30 से 50 वर्ड की। 30 से 50 वर्ड का मतलब है 30 वर्ड मींस 3 लाइनें और 50 वर्ड यानी कि 5 लाइनें। एक लाइन में आपके 10 वर्ड्स हो जाएंगे। 42 to 47 आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे, ये आपके होंगे 3 मार्क्स के। ठीक है बेटा, और इसकी वर्ड लिमिट है आपकी 50 से 80 वर्ड। 48 to 49 ये आपका मैप है, जिसके अंदर एक मैप आपका 4 मार्क्स का है, ये हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। और कुछ मैप जो है वो विजुअली इंपेयर्ड के हैं। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी चीज से माजूर हैं, यानी कि या तो सुनने में या बोलने में या लिखने में कोई ना कोई माजूरी है, ये उनके लिए है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने। फिर आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन है 50 to 51, ये आपको 2 सवाल आएंगे 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के और 80 से 120 वर्ड्स में। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने ये सब चीजें क्लियर करी थी। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर पर। सवाल शुरू हो गए और ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया था इनके मार्क्स, हर सवाल के जो नंबर है वो उसके आगे लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ अ फ्यूडलिज्म। जहां पे नॉट आ जाते हैं, कभी कभी जो एग्जामिनर है वो आपसे सीधा सवाल नहीं करता, वो सवाल को घुमा के करता है। यहां पर भी यही कहा है। यहां पर उन्होंने पूछा, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, पर आपको बताना है वो कौन सी वजह नहीं है किसकी, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। फ्यूडलिज्म कहा जाता है जागीरदाराना सिस्टम, उसके जवाल की क्या वजह नहीं है। ठीक है, तो क्या वजह नहीं है कोई बताएगा? कोई एक आंसर आपको मार्क करना है। और एक बात बताती चलूं, इतना लंबा टाइम मत लीजिएगा किसी भी जवाब पर। आप अगर नहीं आता छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, पर आप जितने भी सवाल करें उनको क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली, मींस नंबर वाइज करेंगे। ऐसा नहीं आपने पहला सवाल करा, फिर आपने 10वां करा, फिर आपने 12 करा, फिर आपको फिर याद आया अच्छा 7वें का आंसर मुझे आता है, मैं वो भी कर देती हूँ। तो ये आगे पीछे जब होते हैं तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना पेपर, उसके लिए परेशानी होती है। तो वो अगर आपने सही भी लिखा होता है उसको भी काउंट नहीं करेगा। तो बेहतर यह है सीरियल ऑर्डर में कीजिएगा, चाहे आप उसकी जगह छोड़ दें, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन काफी है उसके लिए। इसका आंसर बताती चलो, इसका आंसर है रिनेसेंस। ठीक है, ये हमने जब अपना चैप्टर शुरू करा था, हमने जब ये चीज मार्क करी थी। ये आंसर्स, ये आपका एक सैंपल पेपर है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद है आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन पीरियड इन यूरोप, मार्टिन लूथर किंग चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च बिकॉज ही बिलीव्ड इन। मार्टिन लूथर किंग उस वक्त का एक बहुत बड़ा लीडर कह लीजिए आप, रिफॉर्मेशन पीरियड के टाइम में यूरोप के अंदर। ठीक है, उसका मानना था, उसने चैलेंज करा था, किसको चैलेंज करा था? रोमन कैथोलिक चर्च को। किस चीज लिए चैलेंज करा था? उसने इसलिए चैलेंज करा था, उसका क्या मानना था, क्या उसकी बिलीव थी, किस चीज पर उसका यकीन था? उसका बिलीव ये था
कि द बाइबल वॉज द ओनली सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, बाइबल के ही पास ओनली रिलीजियस सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, क्योंकि क्रिश्चियंस भी दो हिस्सों में बट गए थे। ठीक है, उसके बाद अब आपको मैंने बोला था कि यहां पर आपको चॉइस आएगी। चॉइस मैं आपको दिखा दूं, यहां पे लिखा हुआ है और। ऐसा मतलब नहीं है कि आप ये भी अटेम्प्ट कर लें और ये भी अटेम्प्ट कर लें। और का मतलब है या तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा या ये वाला, जो आपको आसान लगे आप उसको अटेम्प्ट करें। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज फॉर द पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब यहां पर भी उन्होंने घुमा के सवाल करा है, कौन सी एक वजह नहीं है किसकी, पॉपुलर रेजिस्टेंस यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत की या उनसे उनके खिलाफ। ठीक है, वो कौन सी पॉपुलर ऐसी है जो इसकी जो वजह नहीं है, तो वो है आपकी, बताएंगे कोई? द डिसलोकेशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशंस, डिस्प्लेस जमींदार्स एंड रूलर्स वांटेड टू रीगेन, यानी कि डिसलोकेशन, पुराने स्ट्रक्चर्स पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको या उनके ताल्लुकात को खत्म करना, या फिर डिस्प्लेस्ड जमींदारों को अलग करना, जो रूलर्स थे उनको दोबारा जमीनें या वो दे दी गई हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि जो कबाइली हैं वो नहीं चाहते थे कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनके जिंदगी में इंटरफेयर करें, या बर्निंग डाउन ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग। क्या आंसर हो सकता है इसका? हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, बहुत तरक्की हो चुकी थी, तो किसकी, क्या इसका जवाब हो सकता है जो इसकी रेजिस्टेंस की वजह नहीं है? तो यहां पे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब बगावत हुई, उनको निकालने के लिए कोशिशें करी गई, कौन सी इसमें एक वजह नहीं है? उन्होंने पूछा है कौन सी एक वजह नहीं है, वो बतानी है, वजह है ये नहीं बतानी है। ठीक है, तो वजह इसकी, हाँ बेटा बताइए। बी, डिस्प्लेस जमींदार्स एंड रूलर्स। फ्यूडलिज्म देखो बेटा पहले ही खत्म हो चुका था, उन्होंने तो किसी को इतने इख्तियार ही नहीं दिया था ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, कि वो अपनी हुकूमत चलाएं, क्योंकि वो तो अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाते थे, है ना। तो इसका आंसर है आपका बर्निंग डाउन ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ मनी लेंडर्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यानी कि जो अकाउंट हिसाब के बही खातों के जो रजिस्टर थे उनको जलाया गया और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको। ठीक है, ये इसकी वजह नहीं है। तीसरा सवाल है, विच रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जब बहुत सारी चीजें हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हुए और जो दुनिया थी वो दो फरीकों में बट गई थी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना ये, जिसमें हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, हिंदुस्तान ने नैम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गया था वो। तो यहां पर उन्होंने पूछा है विच रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कौन सी पहली आप कह ले बगावत है, पहली मूवमेंट है जो फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट मूवमेंट कही जाएगी दुनिया की। ठीक है बेटा, कौन सी हो सकती है? द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका तो फिर इसमें यहां पे बताया जा रहा है अमेरिका ने सिर्फ अपने आप को आजाद कराने के लिए या खुद इक्तदार में रहने के लिए जंग करी थी, पूरी दुनिया में नहीं हुई थी वो। ठीक है मैम जी, एक बार इनको उर्दू में दोहरा दो। मैंने पूछा, उन्होंने बोला है पहली समाजी गवर्नमेंट के अंदर पहली ऐसी कौन सी मूवमेंट चली जिसने दुनिया में तब्दीली लेकर आए, जो रेवोल्यूशंस के लिए शुरू हुआ। बहुत सारी तहरीकें चली थी ना, ये भी कुछ तहरीकें हैं, 4 तहरीकें आपको दिखाएंगे। तो कौन सी तहरीक है वो, कौन सी पहली तहरीक है? मैम ए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उज्जवल, चमकती हुई। ठीक है, पर यहां पर उस टाइम जंगें हो रही थी, तो पहली जो है बेटा वो है रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये सैंपल पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको भेजा भी जा चुका है, अगर आपके पास हो तो इसको मार्क करते जाइएगा इसके आंसर्स। ये है रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद आता है
व्हाट वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच तहरीक आई थी, उस तहरीक का क्या एक मेन प्रिंसिपल था, उसका मकसद क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रेंच तहरीक का क्या मकसद था? यहां पर आपको ऑप्शन दिए हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट। उसके बाद दिया है उन्होंने लिबर्टी एंड इक्वालिटी, दूसरा दिया है इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फिर लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। क्या होगा? लिबर्टी आजादी, इक्वालिटी मसावात, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैम एक बार उर्दू में दोहरा क्वेश्चन आपने जो पूछा। मैंने पूछा फ्रेंच तहरीक जो चली थी उसका मेन मकसद क्या था, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच तहरीक जो चली उसका मेन मकसद क्या था इस तहरीक का? यहां पर आजादी थी, बी आजादी थी, और डी है लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। आप थोड़ा सही हैं पर अभी भी आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंची हैं। आधा सही है, आधा गलत है, आधी सही है, आधी गलत है, ठीक है। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, मैं आप बता दूं इसका आंसर है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट बेटा। चलिए अब यहां पर आपको उन्होंने चॉइस दे दी है। मैं आपको दोनों सवाल करा रही हूं। वो दोनों सवाल क्यों करा रही हूं? ताकि आपको अगर ये नहीं तो ये आपको पता होने चाहिए मीनिंग, ठीक है बेटा। अब उन्होंने पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये हमने पढ़ा था, INC ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। इसको किसने बनाया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। पर इन्होंने पूछा है कौन से सन में। आपको उन्होंने 4 सन दे रखे, 1886, 1885, 1887 एंड 1883। 1885 बी। वेरी गुड मिसबा, क्लैप फॉर यू। माशाल्लाह आपने करेक्ट आंसर बताया है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब उन्होंने अगला सवाल पूछा है, इन द 18th सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, आई थी सामने, तो क्या क्या हुआ था? उन्होंने 4 ऑप्शन दिए आपको। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, समाज में बदलाव आया था, और जो भी कारोबार थे उसमें बदलाव आया था, या समाज में आया था और सियासत में बदलाव आया था, या हमारी जो सखावत थी उसमें और हमारे समाज में बदलाव आया था, या फिर हमारे सियासत में और हमारे मजहबी चेंजेस आए थे। हमारी क्या चेंजेस आई है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो किस में बदलाव आया होगा? मैम ए। वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड। बिल्कुल, हमारे समाजी और जो हमारा जो माशी था, माश में तब्दीली आई थी, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो तब्दीली लेकर आती है हमारे समाज के अंदर। सही है बेटा, वेरी गुड। देखिए इन सब के आंसर आपको मिलते जा रहे हैं, आप खुद भी आंसर करते जाइए अपने पास। देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है नहीं करता, फिर आप खुद चेक कीजिएगा कि हाँ हमने कितने सवाल सही करे। बाय द एंड ऑफ द 19th century almost all countries of Asia and Africa were under the control of one or the other। उन्होंने बोला है 19वीं सदी के आखिर में सारी कंट्रीज जो थी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कंट्रीज ऑफ कहां की? एशिया की और अफ्रीका की, वो किसके कंट्रोल में आ गई थी? किसी एक के अंदर या दूसरे में। हुआ था ऐसा? तो ये इसका आंसर क्या होगा? ये यूरोपियन नेशंस थी। दोबारा से दोहरा दो प्लीज। 19वीं सदी के आखिर में, हाँ मैं वही बता रही हूं बेटा, 19वीं सदी के आखिर में सारी मुमालिक जितने भी मुमालिक थे एशिया और अफ्रीका के, वो किसी एक के कंट्रोल में आ गए थे। वो कौन था जिसके कंट्रोल में वो आ गए थे? यूरोपियन नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, साउथ एशियन नेशंस या एशियन नेशंस? सी, एशियन नेशंस का जवाब है यूरोपियन नेशन,
ठीक है, फिर आपकी इसमें अगेन चॉइस है। उसके बाद सेकंड इसका सवाल है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एग्री विद द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर कॉल्ड ट्राइबल्स। उन्होंने बोला ये इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, 4 बातें कही गई हैं जिसमें से एग्री नहीं करते। किस चीज के लिए? ग्रुप ऑफ पीपल हु वर कॉल्ड ट्राइबल्स, कबाइलियों के बारे में जो बताई गई हैं उसमें वो एग्री मानते नहीं है या वो साबित नहीं होती उससे। ठीक है, उन्होंने बोला है दे हैड देयर ओन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। जो कबायली होते हैं उनका ऐसा अपना सोशल समाजी सिस्टम होता है, माशी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वर ट्रेडिशनल इन नेचर। जो उनका सकाफती और कह ले समाजी उनका निजाम है वो ट्रेडिशनल तौर पर है। दूसरा उन्होंने बोला दे इंजॉयड इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स, और वो अपनी आजादी को इंजॉय करते हैं, ये बोला। उसके बाद उन्होंने फोर्थ बोला है द ट्राइबल कम्युनिटीज डिड नॉट आइसोलेट देमसेल्व्स एंड मिक्स्ड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। फोर्थ उन्होंने बोला है कि जो कबायली लोग होते हैं वो अपने आप को अकेला नहीं करते, वो सबसे घुलते मिलते हैं और दुनिया में मिल जाते हैं। तो कौन सी चीज ऐसी है जो कबायली नहीं करते? मैंने बोला कबायलियों के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है जिससे मैं एग्री नहीं करती। उन्होंने बोला कि उनका अपना समाजी और माशी निजाम होता है जी बिल्कुल होता है। सोशल समाजी और माशी निजाम होता है जो रिवायती होता है, बिल्कुल होता है उनका। फिर उसके बाद है दे एंजॉयड इंडिपेंडेंस, वो अपनी आजादी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंड मैनेजमेंट, अपने अफेयर्स खुद ही मैनेज करते हैं। चौथा उन्होंने बोला है ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो आइसोलेट नहीं होती हैं। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, वो अकेले नहीं होती हैं, वो सबसे घुलते मिलते हैं, ये कहा गया है। डिड नॉट आइसोलेट देमसेल्फ, और वो पूरी दुनिया से घुलते मिलते हैं कबायली। अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो कबायलियों के बारे में कही गई पर वो गलत है? जल्दी करिए आंसर। चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देती हूं। इसका आंसर है आपका द ट्राइबल कम्युनिटीज डिड नॉट आइसोलेट देमसेल्व्स एंड मिक्स्ड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कबायली आज भी ऐसा वक्त है कि वो लोग किसी से घुलते मिलते नहीं है, पसंद नहीं करते कि बाहरी दुनिया के लोग उनके पास आए और उनके जातियात में या उनकी सोशल लाइफ में इंटरफियर करे। राइट, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट राजस्थान में होता है। ठीक है, और इसकी बात उन्होंने बोला वो यहां पर भी वो घुमाकर उल्टा ही सवाल कर रहे हैं। नॉट, जो थार डेजर्ट की खुसूसियत नहीं है आपको वो बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया उन्होंने रिमेन ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल वो सूखा रहता है। दूसरा पूछा है उन्होंने ओएसिस, अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट एंड सैंड ड्यून्स आर सोर्सेज ऑफ वाटर। दूसरा उन्होंने बोला जो ओएसिस है जहां पर पूरे रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी होता है, जो पानी मिलता है, सराब कह लें आप, उसको ओएसिस भी कहा जाता है, और वहां पर सैंड ड्यून्स होते हैं जिनके आसपास पानी होता है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला साल और महुआ की ट्रीज जो हैं वो वहां पर वाफिर मिकदार में मिलती हैं जी, वो उनको वाफिर मिकदार में मिलती हैं। फिर है प्लेस ऑफ रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब उन्होंने बोला कौन सी इसकी खुसूसियत नहीं है थार डेजर्ट की, बताती चलूं। जब वहां पर बारिशें नहीं है, पूरे साल वो सूखा रहता है तो बारिशें नहीं है। जब बारिशें नहीं है तो जमीन नम नहीं है, जब जमीन नम नहीं है तो वहां पे पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? ठीक है, वहां तो कैक्टस होता है। तो यहां बात कर रहे हैं वो साल और महुआ ट्री बहुत ज्यादा तादाद में मिलती है, तो ये इसका आंसर है जो इसकी खासियत नहीं है थार डेजर्ट की। क्लियर हो गया? कम ऑन रिप्लाई मी क्विकली बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। जी मैम। ओके, इसका ट्रांसलेशन आप साइड वाली साइड पे कर दीजिए। अभी करा है आपने। इफ इट इज अ गूगल बाबा देन इट इज डिफिकल्ट। हाँ, तो देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट इज अ चॉइस। ठीक है, मैं फिर कहती चल रही हूं आप लोगों से, चॉइस होगी तो कोई एक करिएगा, दोनों करके नहीं बैठिएगा। समझ में आ रही है? फिर यहां, हाँ बेटा,
अगर दोनों ही अच्छी तरह रहे तो? अरे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, जो चेक करे वो आपके नंबर काटेगा। आप जब माशाल्लाह बड़ी क्लास में है तो हमें एक ही जवाब देना है जिस पे हमें पूरा यकीन है। सबसे पहले तो आप लोग दुआ पढ़ के बैठिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर्स। हमने पढ़ी थी यहां पर, ठीक है, यहां पर हमने रिवर्स पढ़ी थी, राइट। उन्होंने बोला है, और ऊपर भी रिवर्स थी जो मैंने बनाई नहीं है, खैर उन्होंने बोला है आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है रिवर सिस्टम का। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, देन दे हैव गंगा रिवर सिस्टम। झेलम एम राम गंगा, ये गलत कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिबांग एंड कोसी, ये ब्रह्मपुत्र में यहां से इधर से होता है, ठीक है। इसमें भी एक रिवर ऐसी है जो वहां से ईस्ट में नहीं होती, ठीक है। फिर है यमुना एंड मेघना। इंडस रिवर जो है वो आपकी इधर से जाती है, ठीक है बेटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है गोमती और गंडक, जो गंगा रिवर सिस्टम का करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्लियर? प्लीज रिप्लाई मी। हाँ भाई, यस मैम। ओके फाइन। चलिए अब आ जाते हैं हमारा मैप। मैंने जो आपको बताया था कि ये 4 लाइन का होता है। देखिए मैप 2 तरह के आते हैं, एक में आता है आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचानना, और एक मैप ऐसा आता है जिसमें आपको लोकेट करना होता है खुद। यहां पर उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द माउंटेन पीक, पहाड़ की चोटी बताइए कौन सी है जिस पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय, जो हिमालय के उसमें बताई गई है। 4 ऑप्शन दिए उन्होंने आपको, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एंड नंगा पर्वत। अब आप कहेंगे ए कहां पर है? देखिए ये ए आपका यहां शो कर रहा है, ठीक है। ए आपका यहां शो कर रहा है, और हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये मैंने आपको बताया था, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में बताया था, ठीक है ना। यस मैम। यहां बता रहे हैं तो यहां इसका आंसर क्या है? एक कौन सी पहाड़ी है, कौन से पहाड़ की चोटी है? वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है आपकी? दिस इज माउंट एवरेस्ट, ओके, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। अब मैंने आपसे कहा था जो विजुअली इंपेयर्ड है या नाबीना है, जो नहीं कर सकते, ये उनके लिए सवाल है, ये भी बताती चलूं, पर ये आपका है नहीं, ठीक है, ये आपका सवाल है नहीं। उन्होंने सवाल करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पीक, चोटी कौन सी है? कौन सी है? कंचनजंगा। मैं इसलिए आंसर खुद बता रही हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 51 सवाल हैं जो हमें करने हैं। आज अगर एक सैंपल पेपर करेंगे तो नेक्स्ट सैंपल पेपर अपनी हमारी आखिरी क्लास में होगा, जिसके साथ मैं मैप भी करवाऊंगी। समझ में आ रही है बात? अब दूसरा मैप दिया है आउटलाइन का, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? क्या पहचानना है? आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना। क्या चीज पहचाननी है? 2 नदियां जो वेस्टवर्ड्स ऑफ वेस्टर्न घाट में हैं। अब ये आपका आ गया, ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट साइड है, यहां पर जो वेस्ट में जाके गिरती हैं, ठीक है। यहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया आपको महानदी, कृष्णा, ठीक है, महानदी, कृष्णा दिया उन्होंने आपको आंसर। फिर आंसर दिया उन्होंने ब्रह्मपुत्र, हुगली, सोन, कोसी और नर्मदा, ताप्ती। कौन सी है? हाँ जी, कौन सी है? ये देखिए, ये आपको एक मैप दिखा रहे हैं वो यहां पर, ये आपका, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी नर्मदा, ये आ गई आपकी ताप्ती, ठीक है। यही 2 हैं जो कहां पर हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में वेस्टवर्ड्स जा रही हैं, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर्स। समझ में आ गई? ये क्या है? ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हम इसको क्या कहते हैं? मशरिकी,
फिर ये मगरिबी, शुमाल, और ये आपका आ गया जुनूब। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रही है? सवाल आएगा ऐसी दो नदियों के नाम बताइए जो मगरिब के अंदर जाकर गिरती हैं, मगरिबी समंदर में। समझ में आ रही है बात? और वो दो कौन सी हैं? नर्मदा एंड ताप्ती। ये रहे उसके आंसर। फिर आ गया यहां पर आपको दोबारा दिया है उन्होंने, जो माजूर हैं किसी ना किसी तरह से, उसके लिए, उनके लिए भी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स? वो कौन सी है जो वेस्ट में फ्लो करती है? अभी मैंने दो रिवर्स के नाम बताए आपको, कौन कौन से नाम बताएं? वेरी गुड, नर्मदा एंड ताप्ती। तो यहां पर ताप्ती का नाम है, फिर किसका नाम है? नर्मदा है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज बी अटेंटिव, यू ऑल आर वेरी गुड। चलिए, अब यहां पर आपको एक सवाल दोबारा दिया गया है। वो सवाल है, आपको दोबारा आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। क्या चीज पहचाननी है आपको? द हिल ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू की पहाड़ों को पहचानना है जहां पर ए मार्क कर रखा है। अब ये है वो एक जगह ए, ये पूरा हिंदुस्तान का नक्शा है और यहां पर ए मार्क करा। उन्होंने कहा भाई ये बताइए यहां पर कौन सी पहाड़ी है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू में ये कौन सी पहाड़ी है? और उन्होंने सवाल जवाब कौन कौन से दिए आपको? ऑप्शन, अन्नामलाई हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, कोलिंगमलाई हिल्स एंड सतमाला हिल्स। तो ये वाली जो हिल है ये है महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, कहां पर है ये? ईस्ट की तरफ, ये महेंद्रगिरी हिल्स है। आ गया इसका आंसर? ए क्या है? महेंद्रगिरी हिल्स। सारी चीजें नहीं पूछी, सिर्फ ए लिख के पूछ लिया भाई ए क्या है। अगर जैसे अभी यहां पर मेरे सामने एक जामिया फैजत जोहरा लिल बनात बैठे हैं, मैं पूछूंगी ये जो ग्रे कलर के दुपट्टे में गर्ल बैठी है इनका नाम क्या है? क्या नाम है? मैंने एक आपको ए बताया ना, ये समझ लीजिए ये ए है, इनका नाम क्या है? कश्यप। ठीक है, आ गई, समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल मैप में भी इसी तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई करा है। चलिए, अब विजुअली इंपेयर्ड, उनके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड? उन्होंने बोला सेंट्रल हाईलैंड का एक प्लेट्यू, एक पठार बताइए। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। ठीक है, उस पठार का नाम बताइए। तो सेंट्रल में है, वो कौन सा है? देखिए यहां पर आपको ये सेंटर में हमारा प्लेट्यूज थे, यहां पर हमने देखा था। तो सेंट्रल में जो प्लेट्यू है उसका नाम क्या है? उसको हम कहते हैं, अगर वो दक्षिणी तरफ है तो हम उसका एक नाम है, उसका नाम है, क्या बोलेंगे हम उसको? वो नीचे की तरफ आ गया, यहां पर हम इसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? मालवा पठार। क्या बोलेंगे? मालवा पठार। चलिए, अब आप देख रहे हैं कितने सारे आपके मैप्स आ रहे हैं। उसके बाद है आपका आउटलाइन मैप है ये आपका, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। क्या पहचानना है? पहाड़ियों का सिलसिला। कौन सा वाला? जिस पर एम लिखा हुआ हो। ठीक है, पहाड़ियों का सिलसिला जिस पर एम लिखा हुआ हो। अब यहां पर कहां पर एम लिखा हुआ है? ये देखिए, ये आपका एम लिखा हुआ है यहां पर, और ये जगह क्या है? ये आपका गुजरात, राजस्थान। ठीक है, यहां पर है ये चीज। तो क्या है इस पहाड़ी, उसको सिलसिले को क्या कहेंगे? कौन सी अब पहाड़ियां हैं बताइए बेटा? इसका ऑप्शन बता दूं मैं आपको, इसका ऑप्शन बता दूं। उन्होंने ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं उन्होंने आपको शिवालिक रेंज, अरावली रेंज, गिर रेंज या सतपुड़ा रेंज। बी, अरावली रेंज। माशाल्लाह, क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह। अरावली रेंजेस। विजुअली इंपेयर्ड के भी मैं साथ साथ करा रही हूं, हो सकता है 1 मार्क्स में आपके ये भी आ जाएं, करके करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पहाड़ियों का सिलसिला कौन सा है?
सबसे पुराना पहाड़ियों का सिलसिला कौन सा है? हाँ जी, अगेन इट इज अरावली रेंजेस, ये सबसे पुराना पहाड़ियों का सिलसिला है। ठीक है, और नया सिलसिला अगर हम कहें तो वो हिमालयाज हैं। वो इसलिए हिमालयाज हैं, जैसे जैसे जमीन में टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं नीचे, जमीन के नीचे, और जलजला आता है तो जमीन आगे पीछे खिसकती है। जब वो खिसकती है या तो वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, फोल्ड हो जाती है, ऐसे कर कर हम अखबार को किसी चीज को करते हैं तो वो उठ जाती है। ठीक है, ये न्यू फोल्ड माउंटेन्स हो गई। यहाँ पे ओल्ड माउंटेन्स की बात हो रही है, पुरानी की बात हो रही है, पुरानी है अरावली रेंज, और अगर नई की बात करेंगे वो हिमालयाज है। क्लियर है यहां पर? कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए, द नंबर ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे ये कौन तय करता है? कौन तय करता है? चीफ जस्टिस तय करते हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं उसके गवर्नर करते हैं। उसके अलावा सदर करते हैं हिंदुस्तान के तय इस चीज को, या गवर्नर और चीफ जस्टिस करते हैं? कौन करता है तय इस चीज को कि हाई कोर्ट में इतने जजेस होंगे? मैम सी। सी, वेरी गुड। मिसबा, इज इट यू? वेरी गुड। चलिए, फिर अगेन यू हैव एन ऑप्शन। यहां पर उन्होंने फिर पूछा है, लेजिस्लेटिव असेंबली शेल नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन डैश मेंबर्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 मेंबर्स हो सकते हैं, और कम से कम कितने होंगे? 60। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग इसी तरह इज्जत कायम रखें एग्जाम देते वक्त भी मेरी। चलिए, फाइंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर उन्होंने बोला है, हमने सदर के, हिंदुस्तानी सदर के बारे में कुछ बातें कही हैं, उनमें से कौन सी सही है? 4 बातें कही हैं, 4 में से 3 गलत होंगी, ठीक है, और एक सही होगी, एक सही होगी। पहली बात कहिए कि जो सदर हैं हिंदुस्तान के वो सिलेक्ट करते हैं पैनल ऑफ एमपीज और एमएलएस, ठीक है। दूसरी बात कहिए उन्होंने, जो सदर है हिंदुस्तान के वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, उनको डायरेक्ट नहीं चुना जाता। तीसरी बात कहिए, जो सदर है हिंदुस्तान के वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, किसके जरिए? इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। शायद हमने एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम भी देखा था जब हमने प्रेसिडेंट सदर के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे चुना जाता है। और दूसरा है उसका लास्ट ऑप्शन, द प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। उन्होंने बोला है जो सी, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, सदर को कैसे चुना जाता है? इनडायरेक्टली चुना जाता है, पर कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इसके अंदर भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। देन हु हैज द पावर टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के उन्होंने बोला है द पावर ऑफ, किसके पास ये ताकत होती है कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को चुनता है, ठीक है, ऑडिटर जनरल को चुनता है। होम मिनिस्टर करते हैं, सदर करते हैं, नायब सदर करते हैं, या बी प्रेसिडेंट। सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं, पर वो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए, ठीक है ना, वजारत जितने भी होते हैं उनके मदद से, उनके मशवरे से काम करता है। फिर आता है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। ये सवाल आप लोगों ने करा था मैम, इसका क्या मतलब होता है? इज एन इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन, नायाब सी इसका कह ले, इसका इंटरप्रिटेशन, इसको चेंज करा गया है, बताया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट ने बताया है इसके बारे में, बट इट इज क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज करा गया है, इस पर तनकीद करी गई है जुडिशियल एक्टिविज्म पे, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जुडिशरी टेकिंग ओवर द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। यहां पे
जो कोर्ट है उसके पास वो पावर है, जो पावर उसके पास लेजिस्लेचर से भी ऊपर है। ठीक है बेटा, जो कानून बनाता है उससे भी ऊपर है, जो कानून के फैसले करता है उसके पास। आ गई समझ में? फिर आता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मींस। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका क्या मायने हैं सुप्रीम कोर्ट में? इसके मैंने आपको सवाल भी लिखवा रखे थे, तो इसका आंसर मैं बताती चलूं। वक्त हमारे साथ भाग रहा है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा भागना पड़ेगा। हाँ बताइए। डी। वेरी गुड माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द अथॉरिटी टू हियर इनडायरेक्टली सर्टेन केसेस। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो खुद ही उनको सुनता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो नीचे से आने की उसको जरूरत होती है, राइट, कि वो अपने लोअर कोर्ट में जा रहा है, फिर हाई कोर्ट में, और उसके बाद आगे जा रहा है। वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वो डायरेक्टली सुनता है उसको। उसके बाद है नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा इदारा है जो पावर, जिसके पास वो पावर है जो इंटरप्रिटेट करता है, यानी कि जो बताता है, क्या चीज बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के बारे में। ठीक है, जो बताता है आइन के बारे में कि आइन क्या है। कौन बताता है ये? सुप्रीम कोर्ट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर्टी लाइन? पावर्टी लाइन क्या है? मैंने बताया भी था, जब इंसान के पास खाने पीने के लिए भी नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। द लाइन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री, ये वो लाइन जो बहुत ताकतवर लोगों को होती है किसी भी मुल्क में। या ये है पावर्टी लाइन? नहीं। या इनकम लेवल बिलो विच ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रोवाइड देयर बेसिक नेसेसिटीज, कैन नॉट प्रोवाइड देयर बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि अपनी आम जरूरियत, रोटी कपड़ा मकान भी पूरी ना कर सके, ये उनका इनकम लेवल। बी है मैम, बी है इसका आंसर। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ द हायर इनकम ग्रुप पीपल इन द कंट्री। पावर्टी लाइन, पावर्टी गुर्बत, पावर्टी गुर्बत की बात कर रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। कौन सी चीज है जो चैलेंज नहीं है हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए? हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो चैलेंज नहीं है? अनपढ़ता, ए, वेरी हाई रेट ऑफ लिटरेसी, वेरी गुड। अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो पावर्टी भी नहीं होगी। ठीक है, जमहूरियत तरक्की करेगी। तो ये चीज किसमें आती है? ये कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी किसी तरह का चैलेंज नहीं है डेमोक्रेसी को। अगर ये चीज होती तो कोई चैलेंज ही नहीं था, अगर पढ़े लिखे होते तो। यहाँ पे तो पढ़ाई, गुर्बत, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें चैलेंजेस हैं। फिर आपका है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनलिज्म। कौन सी बात सही नहीं है कम्युनलिज्म के लिए? कौन सी बात सही नहीं है कम्युनलिज्म के लिए? ये क्या फैलाता है? इट स्प्रेड हार्मनी अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। ये दूसरे मजहबों के बीच में मोहब्बत फैलाता है। या इट हार्म्स द आइडिया ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, या ये नुकसान पहुंचाता है अमन व अमान को। ठीक है, या ये डिस्टर्ब करता है किसी भी मुल्क की आइडेंटिटी को। जी, ए है। क्यों? मोहब्बत फैलाता है। मोहब्बत नहीं फैलाता, यहां पे इन्होंने कहा है मोहब्बत फैलाता है, पर ये चीज क्या पूछ रहे हैं? जो काम नहीं करता। कम्युनलिज्म का फसादात कराना, झगड़े कराना, ना इत्तेफाकियां पैदा कराना, ये काम है। और ये क्या चीज इन्होंने लिख दिया यहाँ पर? तो यहाँ पे उल्टा ही लिखा है उसका। ठीक है, फिर आते हैं, उन्होंने पूछा है अंडर द राइट टू एजुकेशन। आरटीई पढ़ा था हमने, एक्ट 2009 में जो पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये कैसा राइट है? एजुकेशन इज अ सिविल राइट, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक है हमारे। एजुकेशन एज अ पॉलिटिकल, जो पढ़ाई है वो हमारी क्या सियासी हक है हमारा, या ऊपर में से कोई भी नहीं? यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ना आपको, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। आपको कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आएंगे। हाँ जी, क्या है ये पढ़ाई? बताइए। फंडामेंटल राइट। वेरी गुड, माशाल्लाह। फंडामेंटल राइट है जब भी आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिकॉज हर बच्चे को राइट है,
6 साल से 14 साल तक के बच्चे को राइट है कि उसको बुनियादी हुकूक, बुनियादी तालीम मिले। फिर आता है व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। उन्होंने पूछा डेमोक्रेसी को क्या करने में, व्हाट कुड बी द मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी है। ठीक है, क्या हमें इकदामात, कौन से मेजर्स उठाने चाहिए। स्टॉप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो सियासत के अंदर गुंडागर्दी है उसको रोकना, या कंट्रोलिंग ऑफ करप्शन, करप्शन जो है उसको रोकना। उसके अलावा कंट्रोलिंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जो हम कह लें हम मजहबी जो हक है उसको देखना, या फिर कंट्रोलिंग साक्षर भारत मिशन, इसको देखना। क्या चीज है, अगर किसी जमहूरियत को हमें सही रखना है तो उसमें सबसे पहले किसका दखल होगा, सियासत का दखल होगा। ठीक है ना, तो सियासत के अंदर गुंडागर्दी को रोकना जो चली रही है ना। और उसके अलावा और दूसरी बात क्या है, और दूसरी चीज क्या कर रहे थे, कंट्रोल करना करप्शन को, और क्या करना, कंट्रोल करना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को। किसी एक मजहब की इख्तिदार ना हो, सबको अपना मजहब फॉलो करने का हक है ना। हिंदुस्तान को मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, सबको अपनी अपनी खुशबू, अपनी अपनी अहमियत जताने का हक है। ठीक है, पर ऐसा जी मैम क्या हम तीन ऑप्शन कर सकते हैं वहां पर? नहीं, देखिए यहां पर उन्होंने आपको सवाल देने के बाद आपको, ये सवाल आपका यहां तक है, ठीक है, सवाल यहां तक है, उसके बाद इसके जवाबात यहां पर हैं। अब उन्होंने बोला है पहला वाला सही है सिर्फ, अगर मैं इसको करती, उन्होंने बोला पहला भी सही है दूसरा भी सही है, उन्होंने बोला पहला दूसरा और तीसरा सही है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन्होंने बोला ऑल ऑफ द अबव, यहां पे लिखा है कंट्रोलिंग साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन को कंट्रोल करना चाहिए। साक्षर का मतलब है पढ़ाना लिखाना, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो सब तक तालीम नहीं पहुंचेगी। तो चौथा वाला तो है ही नहीं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। क्लियर है? यस मैम, ये ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे आपको। सही है। हाँ, इसमें 3 आपके आंसर्स सही हैं, 4th वन नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आपका मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? चलिए, फिर उन्होंने सवाल करा आपसे, व्हाई आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं, जब हम कानून क्यों जरूरी है, और कानून को चलाने वाले उसके लिए क्यों जरूरी है, क्या उसकी वजूहात है। ठीक है, इसका आंसर है टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड टू डील विद करप्शन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो और कानून भी होगा, ठीक है, फैसले लेने वाले भी होंगे, तो क्या होगा, हम किस पे, हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं और डील कर सकते हैं। किससे डील कर सकते हैं? करप्शन से, जो हर सियासत के हर लेवल पर, किसी भी इदारे के लेवल पर करप्शन है, हम उसको खत्म कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। आ रही है समझ में? फिर उन्होंने बोला कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हिंदुस्तान के आईन में क्या रिजर्व करता है, औरतों के लिए कितनी सीटें हैं। मैंने आपको बताया था SC, ST, OBC और वुमेन्स, बताया था ना मैंने आपको, ये इनके लिए कुछ जगहें रिजर्व है क्योंकि ये बहुत कमजोर तबका है। हाँ जी, ऑप्शन ए। वेरी गुड, माशाल्लाह, यू पीपल आर रियली वंडरिंग मी। चलिए, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। इसको SDGs भी कहा जाता है, शायद मैंने आपको बताया भी था। UN ने 17 SDG गोल्स बता रखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि हम वो चीज, इन्होंने यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, अ पैटर्न ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज नॉट ओनली फॉर टुडे बट ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दे रखी हैं, रिसोर्सेज दे रखे हैं, जंगलात हैं, पानी है और दूसरी चीजें हैं,
वो हम सिर्फ आज अपने आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमारे जो मुस्तकबिल में आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रखें। दूसरा ऑप्शन है अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर टुडेज डेवलपमेंट नीड्स। उन्होंने कहा दूसरा पैटर्न, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जितने रिसोर्सेज है ना सबको इस्तेमाल करके खत्म करो अपनी तरक्की के लिए। तो आने वालों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फिर बोला है अ डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड ऑन एक्सट्रीम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एक्सट्रीम यूज, बेइंतहा इस्तेमाल करिए नई टेक्नोलॉजी का, चाहे उससे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा होना चाहिए बताइए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हमें आपने आने वालों के लिए भी तो कुछ रखना है ना। आपके दादा परदादा ने भी तो कुछ बनाया होगा, अपनी जायदादें कुछ तो बनाया होगा, जब तो आज आप यहाँ बैठे हैं, और आपके वालिदैन भी कुछ कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाली जनरेशंस को वो सारी चीजें मिलेंगी, राइट। देन नेक्स्ट है आपका स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट इन द ईयर। उन्होंने बोला है कौन से साल में स्टीम इंजन बना था? जेम्स वॉट ने बनाया था। द इंप्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज अ ग्रेट एनकरेजमेंट टू दैट। और जब स्टीम इंजन बना था उससे कहां कहां तरक्की हुई थी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं आप, और बातचीत में, ठीक है, आम कनेक्ट होने में, ये ठीक है। तो कौन सा साल था जब ऐसा हुआ था? 1760 अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम, 1769 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 68 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 66 ग्लोरियस रेवोल्यूशन। बी, वेरी गुड। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी जब ही तो था ना कि माल एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, उसके लिए ही तो ये सारे काम हुए थे, तब्दीलियां, ये डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई थी। और आप ये देखिए, ये जो आपका आंसर है, अब आप देख रहे हैं यहां पर एक जवाब का आपको क्या मिलेंगे? ये 2 मार्क्स के आंसर बनते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ समझना है। चलिए, फिर आता है द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कॉल्ड डैश एंड डैश टू लेड अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स बीइंग एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि पहला एक पॉलिसी बनाई थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। वो किस किस चीज के लिए बनाई गई थी? जिसमें इंडिपेंडेंट, आजादी के साथ अपनी रियासतों को चलाने की इजाजत मिली थी। किससे? ब्रिटिश एम्पायर से। तो उसने, ब्रिटिश एम्पायर ने 2 चीजें बनाई थी, 2 बातें थी, और वो 2 बातें क्या थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस। ये भी मैंने पढ़ाया था, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे इसमें, ठीक है। ये 2 चीजें थी। उसके बाद है यहां पे उन्होंने बोला है आंसर एनी, हम 23rd क्वेश्चन पर हैं, आंसर एनी 2 के आंसर देने हैं आपको, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से 3 में से भी आपको ऑप्शन है, चॉइस है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर दे दीजिए। हाँ बेटा। एक भी क्या जी, तीनों में से कोई एक कर सकते हैं क्या, या नहीं, करना है मैम? 2 करने, यहाँ पे दिया तो है ना उन्होंने, एनी 2, एनी 2, राइट। पहला है, हाँ ये भी 2 मार्क्स का है। सी, ऐसे घुमा लो इसको या ऐसे घुमा लो इसको, कहानी तो वही है ना। चलिए, डैश अपराइजिंग्स वाज मेनली अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हिंदू लैंडलॉर्ड्स। कौन सी चीज हिंदुओं के, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे, हिंदू जमींदार जो थे, उनके इस्तेहसाल के खिलाफ है? कौन सा था? वो था आपका मापिला। आंसर है आपका मापिला, ठीक है। कोल और भील नहीं है, राइट। फिर है द सन्यासी अपराइजिंग टुक प्लेस इन बंगाल बिटवीन द पीरियड्स ऑफ। सन्यासी मूवमेंट चली थी, ठीक है, और किस वक्त ये उभरी थी? बंगाल के अंदर। कौन सा पीरियड था वो? ठीक है, कौन सा पीरियड था, कौन सा वक्त था? 1770 या 1826 या 1770, 1820, 1770, 1821, कौन सा हो सकता है? 1770 और 18
1800 मैम, इसमें डाउट हो रहा 1800। इसका आंसर है ये 1820, 1770 से 1820। ठीक है, फिर है मुंडा रेबेलियन टुक प्लेस इन द ईयर। मुंडा रेबेलियन कब हुआ था? मुंडा रेबेलियन हुआ था आपका 1899 टू 1900 में। मैंने आपको तीनों के आंसर बताए, पर आपको करने यहां पर दो ही हैं। समझ में आ रही है? फिर आता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय डैश, द नरम दल एंड द गरम दल। जो कहते थे ना कि अहिंसा से बगैर काम करना है, और एक अहिंसा के साथ काम करते थे, जो गरम दल थे, गरम खून वाले थे। दल यूनाइटेड अगेंस्ट विद द एफर्ट्स ऑफ, यहां पर उन्होंने पूछा है आईएनसी को किसने बनाया। अभी हमने पीछे सवाल करा था ना, क्या नाम था उनका, बताओ इसमें से। और उन्होंने बोला नरम दल और गरम दल को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आई थी। कौन थी वो? मैम सी। वेरी गुड, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एंड मिसिस एनी बेसेंट। यहां पे दो ऑप्शंस हैं आपके, तो आपके दो हो गए, 1 2। क्लियर? नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी टू। यहां पर भी उन्होंने बोला है दो, कोई से दो, 3 दे रखे हैं आपको, कोई से दो करने। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन द स्पिरिट ऑफ रिनेसा in the Europe when freedom from religious restrictions led to enhancement of dash नेशनलिज्म किस वक्त उसकी स्पिरिट ज्यादा हाई थी? रिनेसा के टाइम में, जो हमने पढ़ा था। और फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, यानी कि जो हम मजहबी कुछ चीजें थी जिनसे लोग बंधे हुए थे, उनसे उनको आजादी मिली थी या उनको आइडेंटिटी मिली थी। वो कौन सी चीज थी? कौन सी थी? नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल। 1905। यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी या पॉलिटिकल आइडेंटिटी। किस चीज को फरोग मिला था इससे? नेशनलिज्म से किसको फरोग मिला था? नेशनल आइडेंटिटी। वेरी गुड, नेशनल आइडेंटिटी, वेरी गुड। उसके बाद यहां पर उन्होंने पूछा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? 1906। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, स्वदेशी मूवमेंट जब अंग्रेज यहां आए थे और हिंदुस्तानियों ने उसके सामान का बहिष्कार करना शुरू करा था, उसको इस्तेमाल करने से मना करा था, वो कौन सा टाइम था जब स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करा गया था? 1905। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देन यू हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। एक वर्ड में बताना है आंसर, और सिर्फ 2 करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक्स एट और नियर द अर्थ सरफेस थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस caused by wind, water and climatic change is called dash। उन्होंने बोला है ऐसा आसान और ऐसा प्रोसेस जो आहिस्ता आहिस्ता होता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को, ठीक है, या उनको जमीन के पास, अर्थ के पास, अर्थ की सरफेस के पास फिजिकली, यानी कि जो नजर आता है उसमें टूट फूट शुरू होती है, फिजिकली टूटते फूटते हैं, या केमिकली उसमें बदलाव आता है, ठीक है, या बायोलॉजिकली जो हवा पानी ये सब चीजें असरअंदाज होती हैं, वो होता है, चाहे वो हवा के जरिए हो, पानी के जरिए हो, या ठंडी गर्मी मौसम के जरिए हो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेदरिंग। इसको कहते हैं वेदरिंग, ठीक है, क्योंकि मौसम के असरात होते हैं। हम किसी लोहे के गार्डर को अगर बाहर छोड़ दें, कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा उसको जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, पानी से भी बचाते हैं, पर बारिश आती है, धूप होती है, मौसम ठंड बहुत होती है, तो हवा में मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से भी होता है ना। आप उसमें देखते हैं उस पर रस्ट आ जाता है। फिर है द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड रॉक मटेरियल्स थ्रू नेचुरल एजेंसीज लाइक रिवर,
विंड, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर इज नोन एज, जो बदलाव आता है, कटाव, है कटाव बोलते हैं। पठाव बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, उसको हम कटाव बोलते हैं, जो कटाव होता है, ठीक है, जो हवा, पानी, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स की वजह से होता है, जमीन का जो कटाव चलता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसको कहा जाता है इरोजन, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड इरोजन। फिर है द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम इक्वेटर ऑफ अ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, उन्होंने बोला ये आपकी अर्थ है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर से नीचे, है ना, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ऊपर से नीचे ये जो लाइनें खिंची हुई हैं, इन लाइनों को जो इक्वेटर के साथ खिंची हुई हैं, इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में चैप्टर पढ़ाया था जब शुरू करा था, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। फिर है आंसर, ये देखिए अभी तक सारे सवाल आपके 27 सवाल हो गए, 2-2 मार्क्स के ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अ डिप्रेशन और अ फ्लैट लैंड बिटवीन 2 एलिवेटेड एरियाज, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच में जो ऐसी जमीन है फ्लैट लैंड, उसको क्या कहते हैं? उसको पास कहते हैं, उसको वैली कहते हैं, उसको फॉल्ट कहते हैं, वादी। वादी, वादी को कहा जाता है वैली, वैली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एग्जिस्टिंग बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में था, लैटिट्यूड ऐसे था, ठीक है। उन्होंने बोला है द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एग्जिस्टिंग बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक के बीच में एक इस तरह की वैली, घाटी है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जॉर्ज कहते हैं, रेंज कहते हैं, या डून कहते हैं? रेंज, डून में, डून कहते हैं उसको, वेरी गुड, उसको डून कहते हैं, जैसे देहरादून हो गया आपका, है ना। चलिए, वेरी गुड। फिर है alluvial land between 2 converging rivers is known as dash, while the area flooded by the rivers almost every year is called dash। उन्होंने बोला कि जो 2 रिवर्स होती हैं, जब वो आपस में आके मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? जब मीट होती हैं वो क्या बना रही हैं? वो एक तरह का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, वो एक तरह का डेल्टा बना रही हैं। फिर उन्होंने पूछा while the area flooded by the rivers almost everywhere is called father, this is the correct answer, okay। चलिए 28 सवाल हो गए, अब आइए 29वें सवाल पर। 29वां सवाल है हमारा, द रिवर डैश फ्लोज बिटवीन द जास्कर एंड द लद्दाख रेंजेस, ऐसी नदी का नाम बताइए जो जास्कर और लद्दाख के बीच में हो, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा द डैश रेंज लाइज एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द कंट्री, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हम इसकी बात कर रहे हैं, और हमारा जास्कर रेंज यहां पर है, जास्कर, और लद्दाख हमारा इधर आ गया, ठीक है, यहां पर उन्होंने बोला है। और उन्होंने एक बात और पूछी है, एक्सट्रीम नॉर्थ में बिल्कुल ऊपर में भी क्या चीज है, कौन सी रेंज है? हाँ जी, कौन सी रेंज है? पहले तो उस रिवर का नाम, रवि, सतलुज, इंडस, चेनाब, नो, इंडस, और रेंज कौन सी है? वो रेंज है काराकोरम रेंज, ठीक है, कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। फिर आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सिर्फ 2 का जवाब देना है। डैश पावर
कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज द पावर ऑफ द गवर्नर। कौन सी पावर है जो गवर्नर की पावर नहीं कहलाती? फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी, पढ़े थे ये भी हमने। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी है? हाँ जी, आर यू देयर? फाइनेंशियल पावर भी होती है, डिस्क्रिशनल पावर भी होती है उसके पास, गवर्नर के पास। कौन सी नहीं होती? कैन नॉट। प्रोफेशनल, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी कि एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स को जब अपॉइंट करता है, कौन करता है अपॉइंट? गवर्नर। वो किसकी रजामंदी से करता है? चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, या प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है। ये होता है अपॉइंट चीफ मिनिस्टर के जरिए, ठीक है। गवर्नर की बात हो रही है। गवर्नर किसकी मदद से करेगा? किसकी रजामंदी से? चीफ मिनिस्टर की रजामंदी से। फिर आता है मिनिमम एज ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35, 25, 30। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35, 25 या 30? मैम 25। वेरी गुड, वेरी गुड। देन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर एनी टू। दो करने हैं आपको यहां पर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट? कौन सी ऐसी कोर्ट है जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है हाई कोर्ट की? क्रिमिनल कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। हमने क्रिमिनल कोर्ट भी पढ़ी थी, है ना, और हमने रेवेन्यू कोर्ट भी देखा था। मिलिट्री कोर्ट नहीं है जो हाई कोर्ट के पास है, ठीक है बेटा। फिर है रिट्स आर पार्ट ऑफ डैश। रिट्स हिस्सा है, किसका हिस्सा है? रिट्स किसका हिस्सा है? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट, ठीक है। अच्छा, हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? असल में कौन सही सरबराह है, एग्जीक्यूटिव हेड है किसी भी रियासत का? कौन होता है वो? गवर्नर होता है, लोकायुक्त होता है, या चीफ मिनिस्टर होता है? गवर्नर। गवर्नर। गवर्नर को तो अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर को अपॉइंट चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो इट मींस द सीएम। द सीएम इज द रियल हेड ऑफ, नो? yes, you are right, 100% you are right. I am just checking you whether you are giving a right answer or not. Okay, the correct answer is the governor is the real head. ठीक है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपको इसमें दो करने हैं, बात बताते चल रही हूं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर? गवर्नर की पोस्ट के लिए मिनिमम एज क्या है? कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? इट इज 35 years. वेरी गुड। वी आर लैकिंग विद द टाइम, हमारे क्लास ओवर हो चुकी है, बट वी हैव टू फिनिश दिस। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ विधानसभा? विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल कितने टाइम तक चलता है? 5 साल के 6 साल? 5 साल। अगर वो कोई नया प्रेसिडेंट नहीं मिलता तो 6 साल तक भी। Yes, it is of 6 years, right? Then next is who is the ex officio chairman of the विधान परिषद? विधान परिषद का ex officio chairman कौन होता है? वो होता है गवर्नर, right? फिर है आपका व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द विधानसभा? विधानसभा कितने टाइम तक के लिए चलती है, उसका कार्यकाल? अभी आपने मुझे बताया 5 साल, राइट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर एनी टू। मैं बताती चल रही हूँ बार बार, तो प्लीज सारे अटेम्प्ट मत करिएगा, जो बेस्ट आता हो अटेम्प्ट दैट बेस्ट। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ जी, मिनिमम एज क्या है फॉर द इलेक्शन? कौन सी पोस्ट के लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए क्या उम्र होगी? मिनिमम एज, कम से कम एज क्या होगी हमारे सदर के लिए? 75. Very good, very good. Who presides over the Lok Sabha in the absence of the speaker? हमारा जो लोकसभा है, आम जनता हाउस जो है, उसमें अगर स्पीकर मौजूद ना हो तो उसकी जगह कौन देखता है? वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर या प्रेसिडेंट? स्पीकर की जगह की बात हो रही है। जैसे प्रेसिडेंट सदर की जगह वाइस प्रेसिडेंट देखता है, तो स्पीकर की जगह कौन देखेगा? यस यस, वेरी गुड, डिप्टी स्पीकर, वेरी गुड। कुछ कभी कभी कुछ जवाब सवाल में ही छुपे हुए होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? 550. वेरी गुड, जिसमें से 530 वैसे मेंबर चूज करती है और 20 प्रेसिडेंट चूज करता है। उसके बाद हमारा है 34 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द डैश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. वेरी गुड, प्रेसिडेंट। किसके मशवरे से? प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द, मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस करा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा? क्विकली, लोकसभा. वेरी गुड, लोकसभा। ओके देन डेमोक्रेसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। डेमोक्रेसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। डेमोक्रेसी दो लफ्जों को मिलाकर बनाया गया है, और वो कौन से दो लफ्ज हैं? यहां पर ऑप्शन दिए आपको, कराटोस एंड डेमोस, डेमोस एंड कराटोस, डेमोस एंड क्राई, नन ऑफ द अबव। कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन में बैठे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, तो क्या होगा? डेमोस एंड क्राई. यस, क्राई, क्राई का मतलब हो गया रोना। भाई डेमोक्रेसी रो रही है, ये तो हकीकत है। अब मैं आपसे क्या बोलूं? डेमोस एंड क्राटोस। सी, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटो मीन्स रूल, राइट? चलिए, उसके बाद आपका आता है, अब आप देखिए यहां तक आपको ऑप्शंस दिए गए, तो ये इतने मार्क्स आपके आने ही आने। कितने? 35 सवाल अगर आप लगा ले तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जितने सवाल हैं वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई हेल्प बॉक्स नहीं है। हम अपना क्वेश्चन पेपर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में याद रखिएगा।